हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम बच्चों आपका जो क्लास 12 का बिल्कुल लास्ट यूनिट है इकोलॉजी, उसका फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, जो है चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है और पॉपुलेशन क्या होता है। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल जीव जंतु भी हो सकता है या वो कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। और जब एक ही प्रजाति के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इकट्ठे हो जाते हैं जिनमें आपस में रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, जिनकी सभी जरूरतें एक जैसी होती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं। तो आप ये कह सकते हो व्हेन मैनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज are present in a particular area and they share similar resources and they have the capacity to interbreed, तो वो पॉपुलेशन बनाएंगे। मतलब तीन चीजें आ गई, एक तो जो प्रजाति है यानी कि जो स्पीशीज है वो सेम होगी, दूसरा जो उनका एरिया है जहाँ पे वो इनहेबिट कर रहे हैं वो एरिया भी कॉमन होगा, और तीसरी चीज है कि उनमें इंटरब्रीड करने की कैपेसिटी होगी। तो अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे लिविंग वर्ल्ड में बहुत ज्यादा वैरायटी होती है, और हम देख सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो छोटे से स्तर से लेकर बड़े से बड़े स्तर तक हो सकती है। जैसे सबसे पहले हमने बात की थी मैक्रोमोलिक्यूल्स की, कि हमारी बॉडी में मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं जो आगे जाके सेल्स बनाते हैं, सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, देन पॉपुलेशन बनती है, पॉपुलेशन से बनते हैं कम्युनिटी, कम्युनिटी से बनता है इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम से बनता है बायोम। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे हम एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते रहते हैं तो ऑर्गेनिजम्स की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है, और हर बार उसमें कोई ना कोई नया फीचर ऐड हो जाता है। तो मेन बात जो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखने की है वो ये है कि जब भी आपके पास कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजी से संबंधित आप कोई भी चीज देखते हो, तो आपने उसको सिर्फ हाँ में आंसर नहीं समझ के आपने उसके पीछे का लॉजिक जानना है। मतलब हमारे आसपास जो भी चीज हो रही है, एवरीथिंग हैज अ रीजन, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने जो है किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने ये सुना होगा कि सुबह सुबह जो कोयल है या बुलबुल है वो गाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप उसको थोड़ा साइंटिफिकली तरीके से सोचो कि जो पक्षी है वो क्यों गाते हैं या वो कैसे गाते हैं, मतलब उसका क्या मैकेनिज्म है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो आपको पता लगेगा कि भी हर एक के अंदर एक वॉइस बॉक्स होता है, जब वो वॉइस बॉक्स वाइब्रेट करता है तो उसके वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि जब ब्रीडिंग सीजन होता है तो बर्ड्स जो हैं दूसरे बर्ड्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इसी तरीके से आपने ये भी देखा होगा कि कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो रात के समय फूल जिनमें खिलते हैं, और कुछ ऐसे जिनमें दिन में फूल खिलते हैं। तो जो रात को ब्लूम करने वाले प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर्स का कलर व्हाइट क्यों होता है, या फ्लावर के अंदर कैसा नेक्टर है वो बी को कैसे पता लगता है, कैक्टस जो है उसमें थॉर्न्स क्यों होते हैं, जो चीक होती है वो अपनी मदर को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब आप अपने आसपास देखोगे तो आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिलेंगे जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, बट मेन थिंग इज कि आपको उन सभी क्वेश्चंस के पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। आपने उनके पीछे का रीजन फाइंड आउट करना है, आपने सिर्फ हाँ हाँ करके उसको जो है याद नहीं करना। तो बेसिकली हम इस यूनिट में पढ़ेंगे इकोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले आता है कि इकोलॉजी होती क्या है। इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। की इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के बीच में होने वाली इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि वो आपस में किस तरीके से एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, और इसके साथ साथ वो ऑर्गेनिज्म अपने आसपास रहने वाली जो नॉन लिविंग चीजें हैं, नॉन लिविंग चीजें जैसे कि एयर है, वाटर है, सॉइल है, उन सारी चीजों के साथ भी वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। तो जब हम इन सारी चीजों को स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में हम जब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम इकोलॉजी को 4 लेवल पे स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इकोलॉजी स्टडी करेंगे किसी एक जीव के लिए, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के लिए। उसके बाद हम इकोलॉजी स्टडी करेंगे पॉपुलेशन के लिए, यानी कि बहुत सारे जीवों से बनी हुई उनकी जो जनसंख्या यानी कि जो पॉपुलेशन है। उसके बाद हम उसको स्टडी करते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी होता है जब बहुत सारी पॉपुलेशंस मिल जाती हैं। और बायोम्स, बायोम्स उससे भी हायर लेवल है
जिसमें आप बहुत सारी कम्युनिटीज को जोड़ देते हो। तो हम हर एक लेवल पे इकोलॉजी को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की। अब अगर आप ऑर्गेनिज्म के लेवल पे देखो तो इकोलॉजी का मतलब क्या है? इकोलॉजी का मतलब है हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल बट ऑल्सो रिप्रोडक्शन। कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर रहा है, मतलब किस तरीके से वो अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल रहा है। और इसलिए ढाल रहा है ताकि वो वहां पे अच्छे से सरवाइव भी कर सके, जी भी सके और रिप्रोड्यूस भी कर सके। मतलब किसी भी एनवायरनमेंट में रहने के लिए एक ऑर्गेनिज्म को दो चीजों के काबिल बनना पड़ता है। एक तो ताकि वो वहां पे अच्छे से रह सके, जिंदा रह सके, सरवाइव कर सके, और दूसरा वो रिप्रोड्यूस करके अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सके। तो हमने पढ़ा हुआ है कि हमारी जो धरती है वो सन के आसपास घूमती रहती है और अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है, जिसकी वजह से हमारी धरती पे टेम्परेचर बदल जाता है और अलग अलग तरह के मौसम हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि अलग अलग जगह पे जो प्रेसिपिटेशन है, यानी कि जो बारिश और ओले वृष्टि होती है, उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ पर भी कैसे होता है कि आपने देखा होगा सितंबर अक्टूबर तक गर्मी का मौसम होता है, फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक ठंड हो जाती है, इसमें ओलावृष्टि भी होती है। तो इस वजह से हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे बायोम्स बन गए हैं। बायोम्स का मतलब होता है, आप ये कह सकते हो कि हमारी धरती का एक ऐसा टुकड़ा, एक ऐसा एरिया जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग चीजें मौजूद रहती हैं और बहुत सारी स्पीशीज जो है एक साथ मिलकर रह सकती हैं। तो हमारे देश में आप बहुत सारे तरह के बायोम्स देख सकते हो, जैसे डिजर्ट आपने देखे होंगे, रेन फॉरेस्ट आपने देखे होंगे, टुंड्रा आपने देखे होंगे। तो इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमें एक ग्राफिकल आप ये कह सकते हो ग्राफ के थ्रू इस चीज को समझाया गया है। तो यहाँ पे इस ग्राफ में वाई एक्सिस के अराउंड आप देख सकते हो कि एनुअल टेम्परेचर बता रखा है कि डिग्री सेल्सियस में अगर हम उस टेम्परेचर को लें तो वो कैसे होगा, और इधर हमें बता रखी है बारिश या स्नो कितनी है, मतलब प्रेसिपिटेशन कितने सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने टोटल 6 टाइप के एरियाज शो किए हैं जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं डिजर्ट की। डिजर्ट के लिए इन्होंने ये येलो कलर का एक लेबल बनाया। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो बारिश की रेट है वो 50 से भी कम है, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है, 20 या 25 के करीब है। तो इसका मतलब डिजर्ट वो एरिया होते हैं जहाँ पे बारिश तो बहुत ही कम होती है, मतलब सूखा रहता है, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद जो इस फिगर में नेक्स्ट दिया हुआ है वो है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड वो एरियाज होते हैं जहाँ पे जो बारिश है वो थोड़ी नॉर्मल सी होती है, मतलब 50 to 100 की रेंज में, और जो टेम्परेचर है वो भी ठीक रहता है, मतलब 5 से लेकर 25 तक की रेंज में रहता है। उसके बाद बात आती है टेम्परेट फॉरेस्ट की। टेम्परेट फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो हर साल अपने पत्ते गिरा देते हैं, और यहाँ पे भी आप ये कह सकते हो कि जो बारिश है वो नॉर्मल रहेगी, मतलब मिडल सी रेंज रहेगी, और टेम्परेचर भी यहाँ का नॉर्मल सा रहता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिन्हें हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें कभी भी सूखा नहीं पड़ता, मतलब इनमें हमेशा बारिश होती रहती है, या बारिश ना भी हो, मतलब यहाँ का जो मौसम है, जो जलवायु है वो मॉइस्ट रहती है, नमी रहती है यहाँ पे। कॉनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे कॉनीफर्स ट्रीज होते हैं, मतलब वो ट्रीज जैसे आपने पहाड़ों वगैरह में भी देखा होगा, जो ऊपर से कॉन शेप्ड होते हैं, मतलब ऊपर से नुकीले होते हैं और नीचे जाते जाते वो ब्रॉड होते जाते हैं। तो यहाँ जो है बारिश जो है लगभग आप कह सकते हो नॉर्मल रेंज में रहती है, लेकिन इनका जो टेम्परेचर है वो कम है, तो मतलब यहाँ पे थोड़ी ठंडक सी रहती है, इसलिए जो पहाड़ों वाले एरिया है वहां पर ये जनरली मिलते हैं। और आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा, टुंड्रा वो जगह होती है जहाँ का टेम्परेचर कम भी रहता है और जहाँ पे ठंडक भी रहती है, और इसके अलावा वहां पे बारिश भी बहुत ही कम होती है, जिस वजह से आप ये कह सकते हो कि डिजर्ट नहीं है वो, मतलब सूखा नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी नमी जरूर रहेगी, और वहां के जो पेड़ वगैरह उनकी लेंथ काफी छोटी रहती है। तो ये आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा जो है इनका टेम्परेचर कई बार नेगेटिव में भी चला जाता है और बारिश यहाँ पे बहुत ही कम होती है। तो ये 6 बायोम्स हैं जो हम अपने देश में आसानी से देख सकते हैं।
इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि हर एक बायोम के अंदर रीजनल और लोकल वेरिएशंस भी होती रहती है, मतलब रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया भी कुछ वेरिएशंस देखी जाती हैं, जिसकी वजह से एक ही बायोम में बहुत सारे तरह के हैबिटेट्स यानी कि आवास भी बन सकते हैं। अगर हम अपनी अर्थ की बात करें तो जरूरी नहीं है कि लाइफ हमेशा उसी जगह पे दिखेगी जहां पे फेवरेबल कंडीशंस है। कई बार ऐसी जगह पर भी लाइफ पॉसिबल है जहां का आप कह सकते हो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस पाई जाती है, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक वैल्यूज पाई जा सकती है। मतलब आप ये कहोगे कि यहाँ तो कोई रह ही नहीं सकता, लेकिन वहां पर भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं। जैसे राजस्थान के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, इतने ज्यादा मतलब डिजर्ट एरियाज हैं कि बिल्कुल सूखा पड़ता है और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन इवन वहां पर भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जो जिंदा रहते हैं। इसके अलावा मेघालय फॉरेस्ट जो हमेशा बारिश में भीगा रहता है, जहां पे हमेशा नमी रहती है, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ वहीं पाए जाते हैं। ओशियन के अंदर यानी कि समुद्र के अंदर भी कुछ ऐसी जगह है जहां बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है, वहां पर भी कुछ जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रीम्स है, मतलब जो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, उसमें भी कई जीव सर्वाइव कर जाते हैं। पोलर रीजन जहां पे हमेशा माइनस में टेम्परेचर रहता है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, वहां पर भी कुछ जीव हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं। इसके अलावा बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, या जो गर्म पानी का चश्मा है, मतलब जो धरती के अंदर बिल्कुल उबला हुआ पानी निकलता है, या कंपोस्ट पिट्स है, मतलब गड्ढे हैं जिनमें हम कचरा वगैरह डाल देते हैं, जहां बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होती। मतलब ये ऐसी जगह है जहां पर एक नॉर्मल इंसान सोचेगा कि भी इतनी बुरी हालत में ये जगह है कि यहाँ पर तो कभी जीवन संभव हो ही नहीं सकता, बट वी आर रोंग। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करे। इवन हम अपने अगर इंटेस्टाइन को देखें तो हमारे इंटेस्टाइन में भी माइक्रोब्स की 100 स्पीशीज जो है वो सरवाइव कर सकती हैं। तो यहाँ पर आप एक पिक्चर में देख सकते हो कि इंडिया में जो पाए जाने वाले मेजर बायोम्स है उनकी पिक्चर दिखाई हुई है। यहाँ पे सबसे पहली पिक्चर है रेन फॉरेस्ट की, जैसा मैंने आपको बताया, जहाँ पे नमी रहती है और गर्मी कम रहती है। डेसिडुअस फॉरेस्ट जो हर साल अपने पत्ते गिरा देते हैं। डिजर्ट जिसको आप रेगिस्तान भी बोल देते हो। एंड सी कोस्ट यानी कि समुद्र के पास का एरिया। तो कौन सी वो चीजें हैं जिसकी वजह से अलग अलग तरह के हैबिटेट्स में हमें अलग अलग तरह की कंडीशंस देखने को मिलती हैं? तो मेनली 4 फैक्टर्स होते हैं जो हमारा हैबिटेट कैसा होगा उसको निर्धारित करते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है टेम्परेचर, देन आता है वाटर, देन लाइट एंड देन सॉइल। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, यानी कि सिर्फ नॉन लिविंग चीजें ही किसी ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को अफेक्ट नहीं करती। हैबिटेट में नॉन लिविंग के साथ साथ बायोटिक चीजें यानी कि लिविंग चीजों का भी होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये कह दूं कि आपको एक जगह पर रहना है, उस जगह पर आपको अपनी जिंदगी जीने के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं, जैसे कि हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, वो सब चीजें आपको मतलब दे दी जाएंगी। बट आपके साथ बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए कोई लिविंग पर्सन नहीं होगा। तो क्या आप वहां पे सरवाइव कर पाओगे? नहीं, बिकॉज किसी भी ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए एक नॉन लिविंग चीज के साथ साथ लिविंग चीज की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये लिविंग चीजें यानी कि ये बायोटिक चीजें क्या क्या हो सकती हैं? ये बायोटिक चीजें पैथोजन भी हो सकते हैं, यानी कि बीमारी फैलाने वाले जर्म्स भी हो सकते हैं। पैरासाइट्स भी हो सकते हैं जो उसके शरीर में रहकर उससे खून चूसेंगे। प्रीडेटर्स यानी कि उसके शिकारी भी हो सकते हैं, या कंपिटिटर्स भी हो सकते हैं, यानी कि वही जिस स्पीशीज से वो खुद बिलोंग करता है उसी स्पीशीज के दूसरे ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं जो उसके साथ सेम चीजों के लिए कंपटीशन करेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो जब नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसीजर से गुजरता है, मतलब प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया से गुजरता है, तो वो अपने अंदर कुछ ऐसी एडेप्टेशन यानी कि कुछ अपने अंदर ऐसे बदलाव लाता है ताकि वो जिस हैबिटेट में रह रहा है उस हैबिटेट में वो अच्छे से रह भी सके और रिप्रोड्यूस भी कर सके। तो हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग तरह की कंडीशंस चाहिए होती हैं, जिन कंडीशंस को वो टॉलरेट कर सकता है, या आप कह सकते हो अलग अलग तरह के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जिनको वो यूटिलाइज कर सकता है, और उसका एक लॉजिकल सिस्टम में भी एक अलग ही रोल होगा। तो ये सारी चीजें मिलकर उस ऑर्गेनिज्म का निके बनाती हैं। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है इसको आप मार्क कर सकते हो और इसको आप लर्न कर सकते हो।